वैदिक में क्या था, देखो अर्ली वैदिक में बेसिकली क्या था कि जो आर्यंस थे, लेटर वैदिक पीरियड, पीरियड डी बनाना था, पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक अब कहाँ से कितने तक था ये, तो देखो ऋग्वेद की डेट याद रखोगे ना तो, हाँ, तो ऋग्वेद की डेट जो है उसकी याद रखोगे ना तो कितने से था, 1500 से 1000। तो जहां पे ये एंड हो रहा है ना वहीं से वो लेटर वैदिक शुरू होगा, है ना। तो ये कहाँ से शुरू होगा फिर, 1000 से 600 BC। 1000 से 600 BC। अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, पहले तो एक नॉर्मल एक आइडिया ऐसे ही ले लो कि ये देखो, जब आर्यंस आके सेटल्ड हुए थे तो वो इस एरिया में हुए थे, है ना, ये सिंध नदी और ये जो बाकी 5 नदियां थी, और एक जो मिस्टीरियस रिवर थी वो ऐसे कहा जाता था, सपोज उस ऐसे माना जाता था कि वो सरस्वती है। बट ऐसे एक और जो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी है कि सरस्वती इस साइड भी जाती थी, और सरस्वती, गंगा और यमुना, इनका संगम होता था कहाँ पर, कहाँ होता है संगम गंगा यमुना का, नहीं पता, संगम तो पता होगा, संगम, संगम नहीं पता, प्रयागराज क्यों जाते हैं महाकुंभ के लिए, महाकुंभ कहाँ होता है, प्रयाग में, प्रयागराज में। संगम किसे कहते हैं, जब दो नदियां एक जगह आके मिलती है तो उसे संगम कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता था, मतलब माना जाता था कि ये गंगा यमुना सरस्वती क्या था, त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 नदियां, है ना, त्रिवेणी संगम इसे माना जाता था। ठीक है, और ये कौन सी जगह है, कहाँ पे मिलती थी ये, प्रयागराज, है ना, प्रयाग, पुराना नाम उसका प्रयाग ही है ना। फिर उसके सम पार्ट जो फिर कुछ पार्ट उसका बसाया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स, तो कुछ पार्ट का नाम इलाहाबाद हो गया था, एंड टिल द टाइम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, और रिसेंट में फिर वो ऑफिशियली नाम उसका फिर से प्रयागराज हो गया। पुराना नाम ही प्रयाग था, नाम कभी चेंज हुआ ही नहीं था। तो त्रिवेणी संगम था, तो ऐसे माना जाता था कि ये किसका संगम था, गंगा का, यमुना और सरस्वती। ऐसा माना जाता था कि सरस्वती यूज टू फ्लो हियर। बट जो एविडेंस मिले हैं एक खोई हुई नदी के, या एक संरचना जो मिली थी वो मिली है इस तरफ, हरियाणा की तरफ, और उसे क्या कहते हैं, घग्गर रिवर, है ना। ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट में जो घग्गर रिवर है दैट इज यूज टू बी सरस्वती, लेकिन अभी कोई क्लियर कोई एविडेंस नहीं है इसका। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो इसमें आएगा, तो लेटर जो वैदिक में आर्यंस थे वो किस तरफ रहने लगे, देखो ये एरिया में आके वो पहले बसे थे, है ना, इस वाले एरिया में वो पहले आके बसे थे। फिर वो कहाँ गए, इस जगह, है ना, ईस्ट में, ये ईस्टर्न साइड में है, तो फिर वो यहाँ पर आकर बस गए। तो पहला जो पॉइंट इसमें आएगा लेटर वैदिक में वो यही आएगा कि लेटर आर्यंस मूव टूवर्ड्स ईस्ट, लेटर दे मूव टूवर्ड ईस्ट। और देखो अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, ऐसा ही तो नहीं कि हम अपने आप बना के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो एक ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मणा,
सतपथा ब्राह्मणा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये सतपथा ब्राह्मणा में लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि expansion of Aryans to eastern Gangetic plain. Expansion of Aryans in eastern Gangetic plain. Gangetic plains. अब इसे Gangetic plains क्यों कहते हैं? देखो, ये जो एरिया था, ये वाला पूरा, ये वाला एरिया पूरा गंगा नदी के जो गंगा नदी अपने साथ डिपोजिशन लेकर आती है, सैंड सिल्ट मिट्टी जो भी लेकर आती है, ये पूरा प्लेन उससे बना हुआ था। तो ये जो हमारा एरिया था, ये वाला देखो, यहां से ये इधर और यहां तक, ये पूरा, इसे कहते थे गंजेटिक प्लेन या नदन प्लेन, है ना। गंजेटिक प्लेन तो इसे गंगा नदी के नाम पर रखा हुआ था, और नदन प्लेन इसे कहते हैं इसकी दिशा के अकॉर्डिंग कि उत्तरी दिशा में है, तो इसलिए इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान, नदन प्लेन, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम कुरु एंड पांचाल, देखो ये भी याद रखना, क्योंकि लेटर वैदिक वैदिक काल से यही क्वेश्चन आते हैं कि कौन से किंगडम लेटर वैदिक काल में, या टाइमिंग दे देंगे कि इतने इतने में, या कुरु और पांचाल किंगडम कौन से काल में थे, ऋग्वेदिक में या लेटर वैदिक में, तो लेटर वैदिक में। तो लार्जर किंगडम कुरु और पांचाल या एंड पांचाल। और जब आप अपनी वो पढ़ोगे ना, महाजनपनाद पढ़े, 16 महाजनपनाद, 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद। तो वो जो छोटे छोटे बड़े बड़े लार्जर जो जनपद थे, अभी तो प्रेजेंट में जनपद किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन उस समय जनपद डिस्ट्रिक्ट को डिनोट नहीं करता था, एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, ठीक है। तो 16 ऐसे बहुत बड़े स्टेट बने जिन्हें वो कहते थे महाजनपद या महाजनपदास। इसमें जो रूलर थे, ये भी याद रखना, परीक्षित और जन्मेजय। अब इनमें जो रूलर थे, इसमें यहाँ पे मैंने लार्जर किंगडम, लार्जर किंगडम और रूलर्स परीक्षित एंड जन्मेजय। जन्मेजय ये रूलर्स थे, फेमस रूलर थे, ये फेमस रूलर थे, दोनों कहाँ के, कुरु के। जब महाजनपदास में करूंगी ना, तो पूरा प्रॉपर मैप में देखना तुम लोग के कितने थे और किस तरह से हम लोग, किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई थी महाजनपदास की। प्रवाहना एंड जावाली, प्रवाहना और जावाली ये भी फेमस रूलर थे, और ये रूलर थे पांचाल के। प्रवाहना और जावाली आर वर वेयर पॉपुलर किंग ऑफ पांचाल, पॉपुलर किंग ऑफ पांचाल।
काशी में कौन था? देखो काशी यही इसका नदन प्लेन का ही एरिया है। वैसे प्रेजेंट में काशी किसे कहते हैं वैसे, कहाँ पर है? वाराणसी को पुराना वाराणसी कहते हैं ना, बनारस। काशी उसी तरफ का एरिया था। देखो काशी थी राज्य उसका था अजात शत्रु, क्योंकि हम आगे अब जब पढ़ेंगे ना इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। अजात शत्रु, अशोका, बिम्बिसार और अलेक्जेंडर का इन्वेजन, सिकंदर भारत आया था। मतलब आया, पूरी तरह से नहीं आया था, उसे अंदर आने नहीं दिया था वैसे। सिकंदर को राजा पौरुष थे ना, उनसे युद्ध हुआ था। अब राजा पौरुष की जो वो थी सेना, उस वो जीत तो गए थे, ये जीत तो गया था सिकंदर, लेकिन राजा पोरुष के जो व्यक्तित्व है उसके सामने हार मान ली थी। उसने कहा था कि मैं आपको आपका किंगडम वापस दे रहा हूँ। नहीं तो वो ऐसा इंसान नहीं था, बहुत क्रूल था सिकंदर। तो फिर इसके बाद सिकंदर आया था। तो देखो सिकंदर के बारे में छोटी सी बात बताती हूँ। वो आया था इस तरह से, इस तरफ से, ठीक है, स्वात वैली, और उसके बाद इस तरफ से आया था। और कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या था यहाँ पर, झेलम नदी में क्या रहता था? फ्लक्चुएशन रहता। फ्लक्चुएशन मीन्स कि कभी उसमें बाढ़ जैसे वो स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, है ना। और मतलब फ्लक्चुएशन रहती थी उसकी वाटर में सबसे ज्यादा। अभी तो बहुत पुरानी बात है, इसलिए उस समय उस झेलम नदी का साइज भी बहुत बड़ा होता था। अब तो धीरे धीरे चीजें सिकुड़ती जा रही है ना, जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो वो रिवर पुरानी हो रही है। तो उस समय सोचो 600 बीसी के आसपास, तो जब जैसे वो उसने ये क्रॉस किया ना, उसने क्रॉस तो कर लिया ये एरिया झेलम नदी का ये वाला, लेकिन इससे आगे फिर वो आया नहीं, इससे आगे नहीं आ पाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 16 महाजनपदास के थे वो राजा जितने भी थे, ठीक है, फिर उसकी सेना इतनी थक गई, उन्होंने कहा कि अब वापस चलो, हम अब आगे नहीं जा सकते, इतना कुछ तो जीत लिया। वो निकला था संसार जीतने, ठीक है, वर्ल्ड एक्सपेडिशन पे था। उसने बहुत सारी चीजें भी जीत ली थी। देखो इसमें तो ये तो वर्ल्ड मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप में मैं तुम लोगों को बताऊंगी, वहां पर है, ठीक है। तो वो निकला था मैसिडोनिया से, छोटे से उसमें बताऊंगी मैं तुमको, मैप है इसमें उसकी एक्सपेडिशन। तो वो मैसिडोनिया से निकला था और वो संसार जीतने निकला था। लेकिन वो यहाँ पर जब आया ना, तो एक तो राजा पोरुष से लड़ा, राजा पोरुष के बाद इसे पार तो कर लिया, लेकिन उसकी सेना इतनी थक गई कि उन्होंने ये बोला कि अब हमने वापस जाना, अब युद्ध नहीं कर सकते। और रास्ते में उन पे बहुत सारी ट्राइबल्स ने हमला किया, फिर वो बीमार पड़ गया, उसके बाद अल्टीमेटली ही डाइड, ठीक है। और बहुत कम एज में उसकी मृत्यु हो गई थी, बहुत कम एज में वो एक्सपेडिशन पे निकला था, लेकिन वो इस एरिया में आ नहीं पाया, इंडिया में मतलब पूरी तरह से कभी नहीं आ पाया इतना, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट था ना, ये सब इंडिया था, ये सब। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अशोका के टाइम का साम्राज्य देखना, अफगानिस्तान तक थी। हम गांधार के बारे में सुना है? गांधार मूर्तियां मिली थी वहां पर, गौतम बुद्धा की मूर्तियां हैं, और गांधार विश्वविद्यालय भी था, है ना। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मोनास्ट्री थी जो वो कर दी गई थी डिस्ट्रॉय? नालंदा या गांधारी थी किसी, उसके बारे में सुना है? एक मोनास्ट्री थी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। जो हमारे यहाँ पे देखो, कभी वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। उसमें ऐसे टेस्ट होता था जैसे एंट्रेंस होते हैं ऐसे, और वहाँ पे फ्री में बच्चे आते थे बहुत दूर दूर से, विदेश से पढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे संस्कृत और जो भी लैंग्वेज होती थी, संस्कृत से लेके अरबी और हमारे यहाँ की रीजनल जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन में वो लोग रहते थे। देखो इसमें एक और किंग का नाम आता है, दैट इज जनक, किंग जनक।
और वो कहाँ के किंग थे? विदेहा के, विदेहा के किंग थे। और इनकी कैपिटल जो थी ये भी याद रखना, जनक, ऐसे पूछ लिया जाता है कि जनक कहाँ के राजा थे, या विदेहा किसकी किसका राज्य था, या विदेहा की कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी मिथिला। ये बहुत पुराने नाम है जो लेटर वैदिक काल में पॉपुलर थे। इसकी कैपिटल थी मिथिला। और देखो लेटर वैदिक से 4-5 क्वेश्चन तो तुम्हारे रखे ही रहेंगे, और तो इतने इजी क्वेश्चन तुम क्यों जाने दोगे अपने एग्जाम में? इस मिथिला, और यहाँ के जो विद्वान थे, स्कॉलर, स्कॉलर किसे कहते हैं? ऋषि, जो विद्वान होते थे, जो बहुत पढ़े लिखे, स्कॉलर, विद्वान जिन्हें बोलते हैं, याजवल्क्य। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य फेमस स्कॉलर थे उस समय। और फिर आती है मगध, द माइटिएस्ट मगध एम्पायर, जिसकी नींव रखी थी किसने? अशोका द ग्रेट ने। तो वो मगध एम्पायर स्टार्ट हो जाता था यहाँ से। और देखो अभी ये बहुत डिबेटेड है कि वी आर नॉट द ओरिजिनल डिसेंडेंट ऑफ दिस, हम ओरिजिनल नहीं है, वी आर ऑल आर्यंस, मतलब समवेयर वी आर आर्यंस, हम आर्यंस है। लेकिन जो यहाँ पे ओरिजिनली कौन रहता था, इंडिया में कौन रहता था, मतलब भारतवर्ष में उस समय कौन रहता था व्हेन आर्यन केम? उस समय सिर्फ यहाँ पे जो ट्राइबल्स, यहाँ की जो जनजातियां हैं वो रहा करती थी, ठीक है, वो यहाँ के असली जो कह सकते हैं डिसेंडेंट वो हैं। हम भी आर्यंस के हैं, है ना। फिर देन लेटर ऑन अरब्स आए, ये सारी चीजें हुई, है ना। तो अभी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है, लेकिन जब उस समय क्या था, ये जो ईस्टर्न मोस्ट किंगडम थे ना, जैसे कि इस साइड था मगध, इसे प्रॉपर मैप में जब हम पढ़ेंगे ना तो पूरा मगध साम्राज्य में तुमको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मगध, अंग, ये नाम थे उन किंगडम के। तो मगध किसका किंगडम था? अशोका द ग्रेट, ठीक है। कैसे उन्होंने किसने नींव रखी थी अच्छा मगध साम्राज्य की? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंग एक और है, मगध, अंग और वंग। अब वंग बताओ, वंग क्या था? जो बंगाल है ना, उसका पुराना नाम वंग है, ठीक है, उसे वंग कहते थे। देन वो लेटर ऑन इट बिकेम वंग, और तब तो वंग, और उसके बाद से बंगाल, ठीक है। जनगण मन में भी तुम लोग जैसे पढ़ते हो ना, हम बोलते हैं बंगा, लेकिन वो बंग होता है, ठीक है। तो वो यहीं से वो नाम डराइव हुआ था बंगाल का, है ना। अब इसका मीनिंग जो भी हो। अब इंडिया को कहते कहते उस समय इंडिया को क्या कहते थे? आर्यवर्त, ठीक है। जो ये वाला रीजन था इसको कहते थे आर्यवर्त, इसको कहते थे मध्य देश। देखो इसको नदन पार्ट को कहते थे आर्यवर्त, आर्यवर्त, ठीक है। और इसको कहते थे मध्य देश, क्योंकि ये मिडल में था, और अभी ये मध्य प्रदेश कहते हैं इसको। पर ये इस पार्ट की बात थी, जो मिडिल में जो भी पार्ट था उसे कहते थे मध्य देश। और जो साउथ सदर्न मोस्ट था उसे कहते थे दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, तुमने रामायणा में पढ़ा होगा दक्षिणापथ के बारे में, कि वो सीता मैया को किस तरफ ले जाता था रावण। तो कहते कि दक्षिणापथ की तरफ गया, यानी कि वो दक्षिण की ओर गया। तो फिर दक्षिण की ओर क्या था? श्रीलंका। वहीं पर रावण की क्या थी? लंका, है ना। तो वही दक्षिणापथ। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है रामायण, बट जिस तरह से एक वो मिलते हैं ना इसके एविडेंस, कि जो जो चीजें उसमें मेंशन है वो मिली हैं। लाइक कि अगर दक्षिणापथ है तो दक्षिणापथ था उस समय, और श्रीलंका को वो कहते थे।
और एक और राक्षस के बारे में मैं बताती हूँ, छोटी सी बात तुम लोगों को। राक्षस क्यों कहते थे कि उस समय ये जो रावण थे ये सब राक्षस थे? इफ यू सी द श्रीलंकन पीपल राइट नाउ, दे आर ऑल टॉल, लॉन्ग एंड हैवी, है ना? तो दे लुक लाइक, है ना, असुर, मतलब बॉडी से तो वो ऐसे ही लगते हैं ना देखने में। तो उस समय क्योंकि हम नदन पार्ट में हैं तो वी आर स्किनी, हम तो बहुत स्किनी से, और अभी भी अगर देखा जाए रेशियली तो हम तो अभी भी स्किनी से हैं, शॉर्ट है, लेंथ हमारे यहाँ पे इतनी हाइट किसी की होती नहीं है। यहाँ पर बहुत मोस्टली वो तो जेनेटिकली अब मिक्स हो गया, तो अब तो किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो श्रीलंकन पीपल है दे आर ऑल टॉल। तो इसलिए जब कहा जाता था ना कि वो राक्षस, तो हम तो उन्हें राक्षस ही मानेंगे ना, लाइक के हमसे तो बहुत बड़े थे ना। तो इफ यू सी द रावण, तो वो भी मतलब फिजिकली अगर तुम देखोगे तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना? तो ये एक कारण माना जाता है कि वहां के श्रीलंका के पीपल रिजेंबल करते हैं उन लोगों को, कि रावण की कभी तुम पिक्चर उसमें देखो किसी भी बुक में, कॉमिक में, या जो डिस्क्रिप्शन रामायण में दिया गया है वो भी, है ना? तो इसलिए उसके ट्रेसेस मिले, लाइक दक्षिणापथ जो श्रीलंका है, अगर अयोध्या की बात हुई थी तो वहां पर अयोध्या है ना? ऐसा नहीं था कि थी नहीं। चित्रकूट की अगर उसमें लिखा हुआ था कि चित्रकूट था, तो चित्रकूट उधर था, है ना? पंचवटी, जो जो नाम उसमें मेंशन थी वो सब उसके ट्रेसेस रामायण के यहाँ पे मिले हैं। भले ही मिथ हो, या कुछ लोग जो मानते हैं कि मिथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। अब इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, देखो पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज था ये लेटर वैदिक में। जैसे ऋग्वैदिक में तो छोटे छोटे ग्राम थे, है ना? उसका फिर कौन हो जाता था लीडर, उसका गृहपति, और ग्राम सभा, ग्राम समिति हुआ करती थी। लेकिन इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो गई थी, ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या था, लार्जर किंगडम बन गए थे। राम सेतु के बारे में सुना है? ऑब्वियस सी बात है, सुना होगा, है ना? तो पहले अर्लियर इट वाज बिलीव्ड, ऐसे कहा जाता था कि वो जैसे साइंटिस्ट थे तो देवर की जो ये है ना राम सेतु, राम सेतु कोरल से बना है। कोरल्स मीन्स पढ़ा होगा तुमने, प्रवाल, वित्तियां, मूंगे। एक कोरल एक वो होता है एनिमल, उसमें जूजेंथेली, और उससे वो कैल्शियम सिक्रेट करता है एंड देन वो कॉलोनी बनाता है कोरल, है ना? वो कॉलोनी बना के उस पे जो पत्थर होते हैं उसमें सी में सबस्ट्रेटम में चिपका रहता है, उस पे फिर प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, तो उनको कोरल्स कहते हैं। तो जब वो सूख जाता है ना, ब्लीच हो जाता है कोरल, या उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो कैल्शियम की परत जमा कर लेता है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि राम सेतु उसका बना हुआ है, कोरल्स का। लेकिन लेटर ऑन अभी रिसेंट में भी आई थी ये कि जो राम सेतु है वो ह्यूमंस ने बनाया है, ऐसा कहा था उस रिपोर्ट में, ठीक है? हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो ह्यूमंस का बनाया हुआ है, कोरल्स का नहीं बना हुआ है, ठीक है, राम सेतु। और कहाँ से है राम सेतु प्रेजेंट में, कहाँ है? रामेश्वरम से, जो श्रीलंका की एक टिप है वो मैच करती है, वहां से लेके वो पूरा ब्रिज था एक, रामेश्वरम। रामेश्वरम एक आइलैंड है छोटा सा, साउथ में। देखो यहाँ तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन मैं तुमको सिर्फ नीचे का वो ड्रॉ करके बता रही हूँ, इसके नीचे का। लाइक देखो एक आइडिया, ये केरला है और ये तमिलनाडु है ना? तो यहाँ से यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है, दैट इज रामेश्वरम, और फिर यहाँ पर है श्रीलंका। तो ऐसा माना जाता है राम सेतु इधर से यहाँ तक बनाया गया था, फिर इस आइलैंड से इधर जुड़ गया था। मतलब ये एक है कि ह्यूमन मेड है। अभी भी कोरल, अभी भी डिबेट है, अभी भी कुछ इन्होंने नहीं बताया, तो ये भी एक रियलिटी है।
फर्दर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि पूरा अच्छे से पता चल जाए। देखो मैं नहीं जना जन जन मीन्स होते थे स्टेट या स्टेट ही होते थे, ठीक है, राज्य। तो छोटे छोटे राज्य मिलके महाजनपदास बनाते थे, महाजनपद बनाते थे। तो इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये थी। अब इसमें कौन कौन से सेक्रीफाइसेस होते हैं? अच्छा, राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तुम लोगों ने? राजसूय किसे कहते हैं? इस यज्ञ में क्या होता है? राजसूय, राजसूय और अश्वमेध का देखो, हमने देखा भी है, वो दिखाते भी है अश्वमेध यज्ञ। तो ये होती थी महाजनपदास, हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से विस्तार से। राजसूय यज्ञ होता था, इसको कहते थे बेटा, या ऐसे याद रखना, यही लिख लो, राज्याभिषेक। जब किसी का राज्याभिषेक होता था, यानी कि किसी को उस पे बैठाया जाता था, थ्रोन पे किंग बनाया जाता था, तो उसका पहले राज्याभिषेक होते हैं। तो जब राज्याभिषेक होता था तो पहले ये वाला यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। तो इसके आगे लिख लेना, ठीक है। सेकंड होता था अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ, ये तो बहुत फेमस है। इसे कहते थे हॉर्स सेक्रिफाइस। कभी देखा है मूवी वगैरह में अश्वमेध यज्ञ होता हुआ? इसमें ऐसा था कि एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद जो उसे पकड़ता था वो माना जाता था कि वो राजा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ था। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन है। देखो मैं, हाँ उससे, हाँ याद उससे युद्ध करना पड़ता था, अश्वमेध। हाँ, अपनी इंपीरियल सॉरेनिटी प्रूफ करने के लिए वो ये युद्ध युद्ध करते थे। उसे छोड़ दिया जाता था और जो उसे पकड़ता था फिर उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ये था अपनी सॉरेनिटी प्रूफ करने के लिए कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये प्रूफ करने के लिए वो छोड़ा जाता था। अगर कोई पकड़ लेता तो युद्ध करता था, जीत जाता था तो फिर वो राजा होता था। तो इसे कहते थे हॉर्स सेक्रीफाइस। और एक होता था वाजपेय, जिसे कहते थे चैरियोट रेस। वाजपेय चैरियोट रेस, चैरियोट किसे कहते हैं? रथ, रथ दौड़, ठीक है। ये एक तरह की रेस होती थी चैरियट्स की, बिटवीन किंग्स, चैरियट रेस। देखो इसमें इतना और ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें है कॉइन्स। कॉइन्स इसमें याद रखना, ऋग्वेद में, इसमें लेटर वैदिक में कॉइन्स कौन से थे? एक तो निषक था और एक कृष्ण कला। निषक, और किसके बने उस समय जो कॉइन्स होते थे, किसके बने होते थे? गोल्ड और मेनली सिल्वर के। सिल्वर के,
निशक के आगे लिख लेना, ये कॉइन्स में मैंने तुम लोगों को नहीं लिखवाया था कि ये ऋग्वेदिक काल का कॉइन था निशक, और सातमना और कृष्ण कला जो थे वो लेटर वैदिक में, सातमना और कृष्ण कला ये थे लेटर वैदिक के। कॉइन्स क्यों जरूरी होते हैं? ट्रेड के लिए, है ना, मीडिया ऑफ एक्सचेंज, के कुछ भी लेते थे तो मीडिया ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, मेनली वहां पे और क्या होता था, बार्टर सिस्टम भी था। बार्टर सिस्टम पता है हमारे गांव में भी होता है। जैसे क्या करते हैं, किसी के पास पहले बहुत ज्यादा था कि हमने, हमारे पास गेहूं नहीं है, किसी के पास गेहूं है और हमारे पास चावल है, उसके पास चावल नहीं है, ठीक है, तो हम अपने गेहूं से उसका चावल एक्सचेंज करते थे। तो ये जो एक्सचेंज वाला जो वो था ना, मीडिया ऑफ एक्सचेंज, ये थिंग्स एक्सचेंज करने का, कॉमोडिटीज एक्सचेंज करने का, तो इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये भी याद रखना कि जब कॉमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। और अभी भी बहुत बहुत जगह इंडिया में जो ट्राइबल एरिया हैं, जनजातियां हैं, वहां पर अभी भी बार्टर सिस्टम है। तो ये हमारा जो सबसे ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, अभी भी वहां पर दिखाई देता है। बार्टर सिस्टम वहां पे होता है, जैसे किसी को भी किसी और चीज की जरूरत होती है ना, वो अपनी चीजें लाए उससे एक्सचेंज कर लें। बट ये भी होना चाहिए सामने वाले को उसकी नीड होनी चाहिए जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर उसे नीड नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। जैसे कि अगर हम गेहूं बदल रहे हैं तो सामने वाले को चावल चाहिए भी तो अगर उसे नहीं चाहिए फिर क्या करेंगे? तो इसलिए कॉइन्स आए, इसलिए फिर कॉइन्स आए, है ना, यही रीजन था। तो इसलिए फिर कॉइन्स आए। एडमिनिस्ट्रेशन पे तो लेटर वैदिक में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली देखो क्या होते थे, पुरोहित, किसी भी राज्य में पुरोहित, सेनानी, पुरोहित और सेनानी, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। और ग्रामनी, ग्रामनी ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर होता था, और उसे, और रॉयल मैसेंजर। अब देखो जो ग्राम में वो होती थी सभा और समिति, सभा एंड समिति, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफी डिमिनिश हो गया था, यानी इनका इन्फ्लुएंस जो था, इम्पोर्टेंस जो थी इनकी, एक तरह से कह सकते हैं सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई थी, डिमिनिश्ड, इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, यानी कि डिमिनिश हो गई थी। और इकोनॉमिक में देखो आयरन का यूज, इस पीरियड में आयरन का यूज एक्सटेंसिवली हुआ। लिखना, यूज ऑफ आयरन एक्सटेंसिवली, यूज ऑफ आयरन एक्सटेंसिवली। एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन हो गया, इसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को ध्यान दिया गया। तो चीफ ऑक्यूपेशन या मुख्य जो व्यवसाय था क्या था? एग्रीकल्चर। मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें यही है कि यहाँ से अगर तुम देखोगे लार्जर किंगडम बने, जन और उससे फिर महाजनपदा, सेक्रीफाइस होते थे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेय। कॉइन्स होते थे निशक जो ऋग्वेद में चलते थे, और उसके बाद सातमना और कृष्ण कला लेटर वैदिक काल में, और मेनली गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे।
अब यहाँ के लोग ये ऐसे ही सुन लो कि यहाँ के लोग कैसे थे, क्या क्या उगाते थे, बार्ली, वीट, राइस, बार्ली, वीट और राइस। और इनको इस टाइम में आते आते इनको मेन्योर की भी नॉलेज हो गई थी। मेन्योर किसे कहते थे, खाद, है ना। तो नॉलेज ऑफ मेन्योर। और देखो इसी पीरियड की देन है जो कि प्रेजेंट में एक वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम तो पता है कितने वर्ण है हमारे वेद इसमें, वेदा में कितने वर्ण लिखे हुए हैं। वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा, वर्ण सिस्टम कौन कौन से होते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये था। और ये यहाँ के जो लोग थे वो फैमिलियर, सी से भी फैमिलियर थे, फैमिलियर विद सी, यानी ओशन से, सी से, उस समय बोट वगैरह वो लोग यूज करते थे, फैमिलियर विद सी। और ट्रेड इनका होता था बेबीलोन जैसी जगह, जो बेबीलोन जहां से, जिसके पास से सिकंदर आया था भारत, बेबीलोन, इनके साथ वो ट्रेड भी करते थे। अब जो देखो, अब ये तो मैं मिटा ही रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। वन सिस्टम देखो अब तुम, इसमें वन सिस्टम आ गया था इसी पीरियड में। तो मेनली उस समय जो वन सिस्टम था वो कास्ट के आधार पर नहीं था। पहले मैं बता दूं क्योंकि ये अब कास्ट बन गया है, पहले वो कास्ट नहीं थी बेटा, वो था व्यवसाय, है ना, जिसका जो व्यवसाय है। जैसे कि अगर मैं देखो आप लोगों को बताऊं, अब उसने कास्ट का रूप ले लिया, लेकिन पहले वर्ण सिस्टम, कास्ट नहीं थी। इसमें क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में कौन होते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स में मेनली कौन होते थे, पुजारी, पुरोहित। तो ये ऐसा नहीं था कि दे वर हायर, या कोई लोअर था या हायर था। ब्राह्मण में वो लोग आते थे, पुरोहित जो राजा महाराजाओं के यहाँ पे पुरोहित थे, जो कर्म कांड करते थे, लाइक रिचुअल्स, ये सारी चीजें पूजा वगैरह करते थे, इनको कह देते थे ब्राह्मण, ठीक है। कुछ लोअर और उसका नहीं था। अब आती है बात क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मेनली कौन थे, जो सेना में सैनिक जो होते थे, है ना, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें बाहुबल ज्यादा होता था, है ना, तो वो सेना में ज्यादातर रहते थे। और एक सेकंड थर्ड ऑर्डर में जो होते थे वो होते थे वैश्यास। तो वैश्यास कौन होते थे, ये होते थे मेनली मर्चेंट। मर्चेंट्स मीन्स जो ट्रेड करते थे और खरीदना बेचना, ये सारी चीजें ये मर्चेंट में आते थे, वैश्यास, ठीक है। और फोर्थ जो होते थे, जिनको बाद में वो कर दिया, छुआछूत वाली एक प्रथा चला दी, वो होते थे शूद्र। तो शूद्र मेनली क्या होते थे, जो लोगों के यहाँ पे काम करते थे, लाइक के इन सबके नीचे काम करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में इन लोगों को कास्ट बना लिया, लेकिन इस इनिशियली जब ये चीजें थी तब कोई कास्ट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं बेटा, उस समय कोई कास्ट थी ही नहीं। बाद में जो ये काम करते थे उसी को उनकी कास्ट बना दिया। बट अगर देखा जाए तो कास्ट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस उनको काम के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर पुरोहित है राजा महाराजाओं के पास में तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय जो सेना में होंगे या मिलिट्री में जो होंगे, डिफेंस वगैरह जो देखेंगे, और शूद्र जो इन सब के लिए काम करेंगे, है ना, जो नॉर्मल जो गरीब लोग होते हैं वो अलग तरह का काम करते थे, उनको शूद्र कह देते थे। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा इसमें चेंज हुए। वर्ण सिस्टम आ गया। अब इसमें एक और जो खास बात हुई, नो स्टेटस फॉर वुमेन। अब ऋग्वेद काल से हम इसको इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि बेटा ऋग्वेदिक काल में जो विमेन थी उनकी पोजीशन इतनी अच्छी थी
कि वो वेदों को पढ़ सकती थी, जो भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी, शिक्षा ग्रहण करने का उनको अधिकार था, उन्हें अपने डिसीजन खुद लेने का अधिकार था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो स्टेटस था विमेन का वो लो कर दिया गया। तो नो स्टेटस फॉर विमेन या फिर स्टेटस ऑफ विमेन गॉट वर्स। उनकी जो अवस्था थी वो और खराब कर दी गई, यानी कि अब उन्हें ऐसे था कि दे आर कन्फाइंड टू अ होम ओनली, उनको होम घर तक ही सीमित कर दिया गया। और उसके बाद ना उन्हें एजुकेशन के राइट्स दिए जाते थे ना पढ़ने के। उस समय लाइक लेटर वैदिक में एक तरह से विमेन का जो एक पतन था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन बाद में प्रेजेंट टाइम में फिर से वो सारी चीजें रिवाइव हो गई। अब उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, विमेन लॉस्ट देयर पॉलिटिकल राइट, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं था, ये सारी चीजें हैं। और लेकिन जो रॉयल वुमेन होती थी, जो राजा महाराजा, ये जो प्रिंसेस होती थी, वो उनके अच्छे हालत थी पहले से। अब इसमें जो गॉड होते थे, कौन कौन से गॉड होते थे, इसमें थे प्रजापति, क्रिएटर, विष्णु, प्रोटेक्टर, ये सब आते हैं कि कौन कौन से गॉड होते थे। तो प्रजापति उसे क्रिएटर कहते थे, विष्णु को कहते थे प्रोटेक्टर। तो बस यहीं तक हमारा ऋग्वेदिक लेटर वैदिक काल है। बाकी इसमें जो मेन चीजें याद रखने की है, पॉइंट्स याद रखना, जो यज्ञ होते थे वो याद रखना। वर्ण सिस्टम इसी में आया था, ऋग्वेद में कोई वर्ण सिस्टम नहीं था, ठीक है, ऋग्वेद में सब नॉर्मल था, लेकिन वर्ण सिस्टम इसमें आ गया था और विमेन का स्टेटस डिमिनिश हो गया था। और ये सभा समिति पुरोहिता, ये सारी चीजें, बस ये चीजें याद रखना, क्योंकि फिर इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म।